तीन तरह के मैग्नेट्स हमारे पास हैं। अब देखें, ऊपर हमने तीन डिफरेंट मटेरियल्स पढ़े, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, diamagnetic substances and the ferromagnetic substances. और हमने what we have seen that जब आप किसी फेरोमैग्नेट सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां से आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे तो देन वो आपका मटेरियल जो है वो दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस आर द टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, जबकि बहुत सारे दूसरे फेराइट्स जो हैं ये ऐसे मैग्नेट्स जो अपने आप को मूव करते हैं टूवर्ड द स्ट्रॉन्गर फील्ड और टूवर्ड द वीकर फील्ड। मतलब व्हाट यू हैव सीन कि पैरामैग्नेट जो हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जबकि आपके डायामैग्नेट्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द weak magnetic field. So we see here what are the temporary magnet. The temporary magnet become magnetized in the presence of the magnetic field. It means they lose their magnetization gradually when the magnetic field is removed. ऐसे मैग्नेट जो अपने आप को टेम्परेरीली मैग्नेटाइज करते हैं उस वक्त जब उनको, या ऐसे मटेरियल जिनको आप जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, और जब आप उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड से पुश आउट करते हो तो उनकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। This iron and iron alloys as well as paper clips and nail functions is the temporary magnet. अमूमन आपने देखा होगा कि कॉमन पेंट्स जो हैं जब आप उनको मैग्नेटिक मटेरियल के पास रखते हो तो वो मैग्नेटिक मटेरियल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप वहां से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दोगे तो वो दोबारा जो है वो उसी हालत में आ जाएंगे, मीन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट जो है दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटाइजेशन, उनमें मैग्नेटाइजेशन जल्दी खत्म नहीं होती। दीज मैग्नेट में बी नेचुरली अकरिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड, यानी कि आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है अर्थ में पाए जाते हैं या तो वो होंगे या कोई भी केमिकल कंपाउंड। Permanent magnetic examples include alkano, an alloy of the aluminium, nickel, and the cobalt, and ferrite, ceramic-like material made with the mix of iron oxide with nickel, strontium, or cobalt. तो ये आपके पास जो होंगे इनको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। Then we have electromagnets क्या होती हैं?
The electromagnetics are created by running an electric current through the coil with the metal core. जब आप किसी कॉइल के अंदर कोई मेटल कोर रखते हो और जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो उस सूरत में हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स बनेंगे उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं. The energized coil creates a magnetic field. It consists of a coil wound over a soft iron core. When current is passed through the coil, it produces magnetic field which magnetizing the core into the bar magnet with north and south polarities. More current and the more turns produce the stronger magnetic field. So we have stronger electromagnet. When a current is switched off, the magnetic field disappear. तो यकीनन ये आप बात समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं, these are the material which are magnetized when a coil is wounded around that material. और जब आप उस coil में से करंट पास करोगे तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उस वक्त तक रहेगा जब तक आपका करंट पास करता रहे. अब देखें किसी भी कोर के अंदर आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड करती है किस चीज पे. दैट डिपेंड अपॉन द, एक तो आप डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ करंट कि आप कितना करंट पास कर रहे हैं. इसका मतलब जितना ज्यादा करंट आप पास करेंगे उतना ही वो मटेरियल जो है ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. So this is the different types of the magnets. And any question you have? जी No, sir. ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा जी. So next we see what is the purpose of the electromagnet. Electromagnets are preferred for application that require strength, including road tracks, motor engines, MRI machines, and trains. They are also used in computer and the television hardware. ठीक है, ये आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो यूज किए जाते हैं. और आपने एफएससी में एक टर्म पढ़ा होगा हिस्टेरिसिस कर्व्स. तो हिस्टेरिसिस कर्व जो है वो भी ऐसी होती हैं. ठीक हो गया जी. नाउ वी सी द मैग्नेटिक फील्ड. What is the magnetic field? You can say the magnetic field is the picture that we use to describe how the magnetic force is distributed in the space around the magnet. हमने ये देखना है कि किसी भी मैग्नेटिक जो स्पेस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. और हाँ जी, आप ये बताएं कि किसी भी मैग्नेट के गेट आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रियलाइज करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक, ये कोई मिस हाजरा अनवर हैं, इनका कोई क्वेश्चन है? हाजरा अनवर इज रेजिंग हर हैंड. इज यू हैव एनी क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
को कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आमतौर पे कंपास नीडल बोलते हैं। तो क्या होगा कि जब आप उस कंपास नीडल को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, that will tell you what are the direction of the magnetic field lines. ठीक हो गई? अच्छा, the magnetic field is described mathematically as a vector field. Why we call the magnetic field is a vector field? डायरेक्शन की वजह से जी, डायरेक्शन रिक्वायर करते क्योंकि the direction, इसकी what is the direction- direction of magnetic field line? As you know that the magnetic field lines originate from the north pole and terminate in the south pole. तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं, जिसकी वजह से we call it the magnetic field line जो है ये आपकी वेक्टर फील्ड है. The vector field line can be plotted directly as a set of the many vectors drawn on a grid. किसी भी ग्रिड पर अगर आप नंबर ऑफ वेक्टर्स ड्रॉ कर दो तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. Each vector point in the direction that a compass would point and has a length dependent on the strength of the magnetic force. और वो कंपास नीडल आपको असल में क्या बताती है कि किसी भी पॉइंट पर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स क्या है. ठीक हो गया जी. तो ये आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट आर द वी हैव द फील्ड लाइंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस वन. They are drawn locally as a parallel directions, trajectories. Parallel trajectories हैं, मतलब यहाँ पे आप देख लें कि ये parallel trajectories हैं हर जगह पर. They never intersect each other. If they do, it means the one pole pointing in two directions. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को भी क्रॉस नहीं कर सकती. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पोल की दो डायरेक्शंस हैं, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं. तो यहाँ से एक बात का पता चलता है कि नेचर के अंदर सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हमेशा पोल जो है वो दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा. ठीक है जी. तीसरा है दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड वाइस वर्सा इनसाइड. ठीक है. तो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द नेक्स्ट जी, ये किसी ने लाइन डाली है, किसी का क्वेश्चन है कोई? What have you some question about this diagram? जी कोई क्वेश्चन है? महीना हो या नहीं टाइम मैंने चलाते हैं. नो सर. नो सर. ठीक है, एक मिनट जरा मैं अपनी अटेंडेंस को जरा इसको कर लूं. हाँ जी. नाउ वी सी मैग्नेटिक फ्लक्स. अभी आप लोगों ने मुझे पीछे बताया कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्लक्स. एक्चुअली फ्लक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं
ये पास कर रही हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरफेस एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेंगी तो देन यू से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। और अगर आपका सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो देन यू कैन से, इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर वो पैरेलल होंगे तो देन नो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन which passes through a given area. It is a useful tool for helping describe the effect of the magnetic force on something occurring in a given area. So from here, what you see, the magnetic flux जो है, आपने पीछे पढ़ा होगा कि magnetic flux is a scalar quantity. It means कि अगर ये scalar quantity है तो ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होगा, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आपका एरिया। सो यू कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर बी डॉट ए है तो इट इज एज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो यू कैन राइट इट इज अ बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक आपका एरिया ऑफ द सरफेस और तीसरा एंगल थीटा। कि आपका वो सरफेस एरिया जो है वो किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अभी मैंने बोला है कि अगर वो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो देन इट मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है देन देयर इज अ मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। लाइक दिस द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स of a particular area is written as this one. The magnetic flux is B dot A. You write B a cos of theta. So what you see here, we see here in this case, आपके पास एंगल थीटा कितना बन रहा है, दैट इज 90 है। किसके दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के दरमियान 90। तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास करेगा। जबकि यहाँ पे आप देखें इन दिस द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं तो देन द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास। जबकि ये तीसरा इफेक्ट जो है कि अगर एंगल ऑफ 45 से पास कर रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन से दैट कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया और तीसरा आपका एंगल थीटा। अब देखें, सरफेस एरिया को मैंने ए वेक्टर लिखा है। सरफेस एरिया को ए वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? जी, why we call it the vector quantity? सर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किस चीज से रिप्रेजेंट की जाती है सरफेस एरिया की? सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको क्या बोला करते हैं? उसको हम आमतौर पर नॉर्मल बोलते हैं। तो वेक्टर एरिया ए जो है दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसलिए इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स? द यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज नोन एज द वेबर कहलाता है। ठीक है जी। The next we have the flux density. What is meant by the flux density? By flux density mean कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी यूनिट एरिया में से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी यूनिट एरिया में से पास कर रही होंगी तो दैट इज नोन एज व्हाट?
that is known as the flux density कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि आपका फील्ड लाइन नॉर्मली पास करें द सरफेस, जिस तरह यहाँ पे व्हाट यू सी हियर द फील्ड लाइंस आर passes normally through the surface. So then the flux area can be defined in this way. It is the flux per unit area, और flux को आप किससे represent करें? The flux is represented by phi. हाँ जी, आप ये बताएं कि what will be the angle जब आप फ्लक्स एरिया जो है या फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर रहे हो तो उसमें एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। That will be the 0 डिग्री होगा। सरफेस एरिया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसका या नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये दोनों पैरेलल होंगी। We have B is equal to pi over A, और उस सूरत में what's its unit? Its unit is known as the Tesla, और टेस्ला क्या होती है? Tesla is defined as when 1 Weber of magnetic flux passing through a unit area, और एरिया की डायमेंशन जो होती है मीटर स्क्वायर है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है that is known as the 1 टेस्ला कहलाती है। अच्छा जी, now we have here a example. What is if the flux density in a certain magnetic field is the 0.23 Tesla, कि phi की वैल्यू अगर 0.23 टेस्ला हो and the area of the material is 0.38 meter square या inches square, so what will be the flux to the magnetic field? उसमें फ्लक्स कितनी है? कि आपको सबसे पहले आपको B की वैल्यू दे दी गई है कि वो इतने टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो उसकी आपने बताना है फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या है और फाई क्या है, दैट इज इनटू A। अब B आपके पास दैट इज 0.23 टेस्ला है, थैंक यू वेरी मच। 0.38 इंचेस स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप इसको मीटर में चेंज गंदी सोच के लिए तो आप जानते हैं मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? इंचेस स्क्वायर, this time you will find this one. The other example, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या हो गया? And if a certain magnetic field has a cross-sectional area, this one, and the flux is this one, microweber, what is the flux density? क्या होगी? तो ये भी इसी तरह ही आपने निकालना है कि आपने क्या बताना है? फ्लक्स डेंसिटी बतानी है, और फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितने है। फ्लक्स आपको दे दिया गया है, एरिया आपको गिवन है। इसी तरह ये थर्ड एग्जांपल है, what is the flux in the magnetic material when the flux density is this one and the corresponding cross sectional area is this one? Again you have to determine what is the flux. Phi क्या होगा? Phi बराबर होता है B into A. Here the magnetic field is given, that is 2510⁻⁶ Tesla, and the cross sectional area is also given. Any question you have? No sir. ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई हैं। ये सारी चीजें आपने पीछे पढ़ी हुई होंगी FSC लेवल में। Yes sir. हैं? नहीं Yes. पढ़ी थी? पढ़ी तो थी? Yes sir. ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह next time we'll start from here the magnetic field strength, जिसको कैपिटल H से जाहिर करते हैं,
और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है? तो ऑल राइट, मेरा ख्याल है अब आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो आपने मुझे अटेंडेंस सेंड कर देनी है और आप इसको मीटिंग को यू कैन लीव नाउ। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया जी? यस सर। Yes. तो मैं मीटिंग को लीव करने लगा हूँ। ओके सर।